ठीक है। क्या तुम इससे अग्री करते हो? अलीशा ने ध्रुव पर गलत एलिगेशंस। ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं ना केवल तुम्हारे सारे पैसे वापस करूंगी, मैं अपने गाल पे खुद थप्पड़ मारूंगी। क्या तुम इससे अग्री करते हो? अलीशा ने ध्रुव पर गलत एलिगेशंस लगाए थे और ध्रुव ने इसके कॉम्पनसेशन पर सवाल किए तो अलीशा ने खुद को थप्पड़ मारने की बात कही। अब ध्रुव को प्रूव करना था कि अलीशा गलत है। अलीशा की बात खत्म होती ही ध्रुव ने अपनी जेब से आज की गई शॉपिंग का बिल बाहर निकाला और सबको दिखाते हुए अलीशा की तरफ बढ़ाया। अलीशा ने जब बिल देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव ने शनेल के 2023 स्प्रिंग कलेक्शन से अपनी माँ के लिए ये ड्रेस खरीदी थी और इस ड्रेस की कीमत 35 लाख रुपए थी। और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ध्रुव ने सारे पैसे अपने कार्ड से पे किए थे और कोई भी डिस्काउंट नहीं लिया था। सारी ड्रेस उसने ओरिजिनल प्राइस पर खरीदी थी। रिसीट में शनेल का ऑफिशियल लेबल भी था और इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था। अलीशा की नजरें अब ध्रुव की माँ के कपड़ों पर थी। अलीशा हैरान थी कि उसने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या ड्रेस वास्तव में इतनी महंगी थी कि अलीशा सच में अफोर्ड नहीं कर सकती थी? कपड़े तो छोड़ो, अलीशा ध्रुव की माँ के हाथ में टंगे बैग को भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सोचने की बात यह थी कि ध्रुव इसे कैसे खरीद सकता था। 35 लाख रुपए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी लड़के के लिए बहुत ज्यादा थे। अचानक पूरी भीड़ खामोश हो गई थी। क्या हुआ अलीशा को? वो एकदम से इतनी चुप क्यों हो गई? अलीशा, what the hell is going on? अलीशा, हमें बताओ आखिर क्या बात है। अगर ध्रुव ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग अलीशा को सपोर्ट देने के लिए शोर मचा रहे थे। अलीशा एकदम पत्थर की तरह स्टैचू बनकर कभी बिल को तो कभी लोगों को तो कभी ध्रुव की माँ की ड्रेस को देख रही थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, पर उसे किसी भी सूरत में सिचुएशन का सामना करना ही था। अंत में उसने अपने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, मैं गलत थी, इसने मेरे पैसे नहीं लिए हैं, मुझे ही कुछ गलत फहमी हुई थी। अलीशा हैरान थी कि अचानक से ध्रुव के पास इतने पैसे कहां से आ गए। उसके और उसकी माँ के अपीयरेंस से ऐसा ही लगता था कि वो किसी गरीब फैमिली से है। अलीशा ने आगे कहा, मैं तुम्हारी माँ को सारे पैसे वापस कर दूंगी। अलीशा इतनी ज्यादा एम्बैरस थी कि वो कहते कहते रोने लगी और अपने पर्स में हाथ डालकर माँ के सारे पैसे उनके हाथ में वापस कर दिए। पर ध्रुव इतने में अपनी माँ के इंसल्ट को भूलने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, तुम कुछ भूल रही हो शायद। ध्रुव के इशारे से अलीशा को याद आया कि उसने गलत साबित होने पर अपने गाल में खुद थप्पड़ मारने का वादा किया था। अलीशा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम, और रो पड़ी। अभी वो अपना हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ मारने ही वाली थी। पीछे से कुछ लोग जो एकदम से ध्रुव की साइड थे हूटिंग करने लगे, पर तभी ध्रुव की माँ ने अलीशा का हाथ पकड़ लिया। ना बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। इतनी भीड़ में केवल एक माँ ही थी जो अचानक से अलीशा को इतने प्यार से समझा रही थी। अलीशा हिचकियां लेते हुए गले लग गई। सॉरी आंटी, आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर अलीशा भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए भाग गई। वो यहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में गई, जहाँ एक BMW कार के अंदर जाकर दहाड़े मारकर रोने लगी। क्रिश, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं, पर तुम्हें कुछ करना होगा। अलीशा के जाते ही यूनिवर्सिटी गेट में लगी भीड़ भी छंट गई। ध्रुव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ खुश नहीं लग रही थी, उनकी भौहें लगातार फड़फड़ा रही थीं। माँ, मैंने किसी के कोई पैसे नहीं चुराए। तुमको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं चोरी करूंगा? पर माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने केवल एक बात पूछी, तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ का सवाल सुनते ही ध्रुव की हालत खराब हो गई थी। नेहाल ने उसे साफ तौर पर मना किया था कि किसी भी हाल में माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए था।
और वो ये भी नहीं कह सकता था कि उसे स्कॉलरशिप मिली है। इसलिए उसने सच को छिपाने के लिए सवाल को ही इग्नोर करते हुए कहा, माँ, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस इतना समझो कि मैं अपना और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। वैसे ये बताओ, तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? क्या तुमने पैसों के लिए फिर से अपना खून बेचा? इतना कहकर ध्रुव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे अच्छे से देखने लगा। पर उसे हैरानी हुई क्योंकि माँ के हाथ में कहीं भी खून निकलने का कोई निशान नहीं था। फिर माँ पैसे कहाँ से लाई थी? पूछने पर माँ ने बताया, तुम तो अपनी माँ को जानते ही हो। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे लड़के पर चोरी का इल्जाम लगाए। पर जब मैं हॉस्पिटल गई तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है और साथ ही उसने मेरी पूरी बात सुनी, तो मुझे 40,000 रुपए भी दे दिए। मैंने बहुत मना किया पर उसने मुझसे कहा कि आंटी उधार समझकर ही रख लीजिए। इसके बाद माँ ने ध्रुव की चुटकी लेते हुए कहा, मुझे लग रहा है जैसे तू मेरे पीठ पीछे कोई नया गुल खिला रहा है। साफ साफ बता, कौन थी वो? अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? पर ध्रुव हैरान था। क्या सच में पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी है जो उसकी माँ को 40,000 रुपए दे दे? वो भी कोई लड़की? कौन हो सकती है वो? ध्रुव और जैस्मिन के बीच थोड़ी नजदीकियां थीं, पर वो इस तरह की नहीं थी कि किसी की मदद करे। साथ ही जिस समय माँ हॉस्पिटल गई थी उस समय जैस्मीन बार में कार्तिक के साथ थी। अंत में ध्रुव ने माँ से ही पूछ लिया। वो कैसी दिख रही थी? ध्रुव उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। ध्रुव के सवाल पर माँ ने जवाब देना शुरू किया। वो बहुत सुंदर थी। चेहरा एकदम साफ और एलिगेंट, काफी लंबी थी और फिगर भी अच्छा था। इसके अलावा उसने योगा पैंट्स पहन रखा था। माँ की बात सुनकर ध्रुव एकदम हैरान रह गया। माँ ने जो भी बातें बताई थी उस पर केवल एक लड़की ही फिट बैठ रही थी और वो थी तृप्ति। तृप्ति अक्सर योगा पैंट्स में ही कैंपस आ जाती थी। वो योगा क्लासेस भी अटेंड करती थी। उसका कमाल का फिगर था और वो बहुत खूबसूरत लगती थी। चलो माँ, अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना और मुझे पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। ध्रुव ने माँ को बस में बिठाकर वापस भेजते समय अच्छे से समझाते हुए कहा। इसके बाद घर आया और सो गया। अगले दिन सवेरे उसकी पहली क्लास 8 बजे शुरू होनी थी। ध्रुव पढ़ने में अच्छा था और उसके अच्छे मार्क्स आते थे। उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था। पर इस यूनिवर्सिटी में काफी पैसे वाले घरों के बच्चे पढ़ते थे और ध्रुव के गरीब बैकग्राउंड के कारण उसे सभी ने बुली किया। उसके क्लास के टीचर भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसका पढ़ाई से मन हट चुका था। उसके अलावा अपनी माँ पर ज्यादा बोझ न आए इसलिए वो गैलेक्सी बार में नौकरी भी करता था। वो पहले से ही लोगों के लिए मजाक था, पर जैस्मीन के किस्से के बाद वो अब पूरी तरह से लोगों के लिए मजाक की चीज बन चुका था। लोग उसके मुंह पर उसके लिए कुछ भी कह जाते थे, पर वो पलटकर जवाब देने के लायक नहीं था, इसलिए सुनकर भी चुप रह जाता था। लोग उसे स्पाइनलेस, नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नो डिग्निटी वाला इंसान समझते थे। पर अब ये पहला वाला ध्रुव नहीं था। जैस्मीन का किस्सा खत्म हो चुका था, इसलिए ध्रुव को अब फिर से खुद को संभालना था और आगे बढ़ना था। सवेरे यूनिवर्सिटी आने के बाद ध्रुव की नजरें कार्तिक को ढूंढ रही थी, पर कार्तिक आज कॉलेज नहीं आया था। सवेरे 8 बजे ध्रुव क्लास में बैठा था तो उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई नजरें उसे बार बार देख रही हैं। क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव उठा और सबसे आगे की सीट की तरफ बढ़ा। क्लास में बातें हो रही थीं। ये स्पाइनलेस ध्रुव क्या करने जा रहा है? सभी की नजरें ध्रुव पर ही थी, पर ध्रुव आराम से चलता हुआ तृप्ति के पास पहुंचकर बोला, वेल तृप्ति, मैं कल शाम जो हुआ उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तो तृप्ति, मैं तुम्हें तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट में ट्रीट देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास बहुत तेज हंसने लगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तृप्ति भी हैरान थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ध्रुव भी उसे डिनर के लिए इनवाइट करेगा। तृप्ति उसकी बात सुनकर
अजीब सा फील कर रही थी। कल रात को तृप्ति ने ध्रुव की माँ की मदद की थी, पर यह केवल तृप्ति ने उसकी मदद करने के लिए किया था। वो अपना खून बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, और ये देखकर तृप्ति को उनके लिए सिंपैथी आ गई। वहीं ये बेशरम ध्रुव खड़ा था, जो अपनी माँ की मदद करना छोड़कर तृप्ति को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। पर तृप्ति ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं ध्रुव को बुरा न लग जाए। वेल ध्रुव, आई अप्रिशिएट योर इनविटेशन, बट डिनर में जाने की बजाय क्यों ना यही कैंटीन में कुछ खा लें? तृप्ति के इस जवाब से ध्रुव को काफी खुशी हुई। तृप्ति केवल सुंदर ही नहीं थी, वो काफी समझदार भी थी। पूरी क्लास उसे देख रही थी और वो सबके सामने ध्रुव को एम्बैरस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने बहुत समझदारी से ध्रुव को जवाब दिया। तभी किसी ने लेक्चर रूम के दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला। सभी की नजर उस ओर गई तो देखा लकी खड़ा था। यूनिवर्सिटी में लगभग सभी लोग जानते थे कि लकी तृप्ति के पीछे पड़ा था, और जैसे ही उसे पता चला कि ध्रुव तृप्ति को डिनर पर इनवाइट कर रहा है तो वो भी आ गया। तृप्ति उसे पसंद नहीं करती थी, पर तृप्ति दिल से बहुत अच्छी थी और उसने कभी लकी का दिल नहीं तोड़ा। आते ही लकी ने ध्रुव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव, लोग लड़कियों को अपने साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, पर तुम उसे कैंटीन में ट्रीट दे रहे हो। कमाल के गधे हो। मैं आज तृप्ति को ले मेरिडियन में ले जाना चाहता हूँ। लकी भी काफी रिच फैमिली का लड़का था, और जैसे ही उसने ले मेरिडियन का नाम लिया सभी लोगों का ध्यान उस पर था। ले मेरिडियन में एक बार खाना खाने की कीमत में कैंटीन के महीने भर का खाना आ जाता था। लकी आगे कहता रहा। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत कुछ नहीं था, पता भी है। ला मेरिडियन में उसके जैसों को देख कर कहा। ठीक है, आज शाम मैं तुमसे ला मेरिडियन में मिलता हूँ। इतना के फिरते जोकर के बजाय तृप्ति मेरे साथ जाना पसंद करेगी। दूसरी तरफ तृप्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे डील करे। ध्रुव ने सिंपली कल तृप्ति की मदद के बदले एक छोटा सा थैंक्स कहने के लिए तृप्ति को डिनर ऑफर किया था, पर लकी तो अपना हक जमा रहा था, जो तृप्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर उसने कुछ नहीं कहा। उधर ध्रुव ने तृप्ति की तरफ देखकर कहा, ठीक है, आज शाम मैं तुमसे ला मेरिडियन में मिलता हूँ। इतना कहकर ध्रुव चुपचाप रूम से निकल गया। जाते वक्त पीछे से ध्रुव को पूरे क्लास के हंसने की आवाज सुनाई दी। पीछे लोग बातें कर रहे थे। वो ला मेरिडियन में जाने की बात कर रहा है। उसे पता भी है ला मेरिडियन में उसके जैसों को बाहर से ही भगा देते हैं। वहां एक बार जाने से उसका 6 महीने का पूरा खर्च आ जाएगा। शायद जैस्मिन के जाने के बाद मेंटल हो गया है। वहां से बाहर निकलकर ध्रुव सीधे अपने रूम में पहुंचा और काफी देर तक ले मेरिडियन के बारे में सोच करता रहा। वो जानता था कि उसकी फैमिली के पास इस होटल का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर वो लकी के साथ अपने झगड़े को बराबरी का रखना चाहता था, और लकी का ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं था, पर लड़ाई बराबर की रहनी चाहिए। अंत में ध्रुव ने निहाल को फोन किया। निहाल उसके पापा का खास था, जिसे ध्रुव को असिस्ट करने के लिए भेजा गया था। सर, आपने मुझे याद किया। आशा करता हूँ सर, कल आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। निहाल ने फोन उठाते ही कहा। दरअसल कल ध्रुव के कहने पर निहाल ने कार्तिक की फैमिली को बर्बाद करके रख दिया था, और निहाल उस बारे में ही बात कर रहा था। निहाल गिल फैमिली का खास था, और कार्तिक जैसी फैमिली को बर्बाद करना उसके लिए एक फोन कॉल से ज्यादा कुछ नहीं था। थोड़ी देर ऐसे बात करने के बाद ध्रुव ने अपनी बात सामने रखी। ध्रुव ने कहा, निहाल, आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है ला मेरिडियन में। उधर से निहाल की आवाज गूंजी। समझ गया सर, मैं अभी ला मेरिडियन को आपके नाम पर खरीद लेता हूँ। इसके अलावा मेरे लिए और कोई ऑर्डर है? निहाल ने एक लाइन में बता दिया था कि ध्रुव किस फैमिली को बिलोंग करता था, और उसे ये भी समझ में आ गया कि पैसा और पावर कितनी खतरनाक चीज है। ले मेरिडियन पूरी दिल्ली का सबसे महंगा होटल था, और उसे अभी खरीदने का मतलब था अरबों रुपए ऐसे ही उड़ाना। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे तुम्हें कॉल करने का एक ही मकसद है। मुझे आज शाम के ओकेजन के लिए कुछ अच्छी ड्रेस चाहिए।
जो मेरी अभी की आइडेंटिटी के साथ मैच कर सके। ध्रुव ने निहाल को शाम को ले मेरिडियन जाने की अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो उधर से निहाल की आवाज गूंजी। ओह, आई सी, नाउ आई अंडरस्टैंड सर। इसके साथ ही निहाल ने सूट के कुछ फोटोग्राफ्स भेजकर कहा, ये सभी कस्टम मेड सूट्स हैं जो खास आपके लिए बनाए गए हैं और 20 मिनट में सारे सूट आपके पास पहुंच जाएंगे। गिल फैमिली का पावर और इन्फ्लुएंस देखकर ध्रुव भी हैरत में था। ये सभी सूट दुनिया के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर ने डिजाइन किए थे और सभी खास तौर पर ध्रुव के लिए कुछ सबसे अच्छे प्राइवेट टेलर्स ने तैयार किए थे। ध्रुव ने उनमें से एक को पसंद किया और निहाल को फिर से कॉल किया। निहाल, मुझे तुमसे एक बात और जाननी थी। क्या फैमिली में और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? मेरे डैड वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ध्रुव की बात सुनकर निहाल 1 मिनट के लिए चुप रहा, फिर बोला, सर, आप जानते होंगे कि बड़ी फैमिली में बहुत कुछ चलता रहता है, पर आप चिंता ना करें, ये सब चलता रहता है और बड़े सर सभी परेशानियों से निकलना अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक बार सब सेटल हो जाए तो वो आपसे पर्सनली मिलने आएंगे। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने फिर पूछा, मैं जान सकता हूँ कि क्या परेशानी चल रही है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं मदद कर सकूं? ध्रुव ने पूछा तो निहाल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, वेल, अभी तो आपके लिए कोई मदद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरा आपसे मिलने का मेन पर्पस ये है कि आपको इस लायक बनाना है कि आप अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के काबिल हो सकें, वो भी अपने खुद के दम पर। मेरा मकसद आपको ये लग्जूरियस लाइफ देना नहीं है जिसे आप अभी एंजॉय कर रहे हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव के मुंह से निकला। ओह, आई सी। निहाल उसे इग्नोर करते हुए आगे बोला, अगर मैं एकदम मुद्दे की बात करूं तो अगर आप अपनी फैमिली बिजनेस की विरासत पाना चाहते हैं तो आपको न केवल अपर क्लास लोगों के बीच उठने बैठने के तौर तरीके, जबरदस्त नेटवर्क और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की समझ होनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ सीखना होगा। आने वाले समय में मैं आपको ये सभी चीजें सीखने में मदद करूंगा। ये सुनने के बाद ध्रुव ने पूछा, तो हम कहाँ से शुरू करें? ध्रुव जानता था कि इस फैमिली बिजनेस की विरासत को पाना और उसे संभालना आसान नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली की विरासत को पाना आसान नहीं था। पूरी फैमिली में इसे पाने के लिए एक तरह का कंपटीशन चल रहा था। इस कंपटीशन में केवल कोई एक ही विनर बनकर निकलेगा। ध्रुव के इस सवाल को सुनकर निहाल की प्रोफेशनल आवाज में थोड़ी सी खुशी दिखाई दे रही थी। क्योंकि ध्रुव सर सभी स्किल्स सीखने के लिए थोड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, तो किसी छोटी चीज से शुरुआत करते हैं। निहाल की बात सुनकर ध्रुव भी खुश हो गया। हम कहाँ से शुरू करें? उधर से निहाल की आवाज आई, हम ल मेरिडियन को खरीद कर शुरुआत करेंगे। निहाल से कुछ देर बात करने के बाद ध्रुव को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी फैमिली का वारिस बनना आसान नहीं था। उसे केवल बुकिश नॉलेज की जरूरत नहीं थी, उसे कई और चीजें भी चाहिए थीं। इसलिए ध्रुव को लगा कि अब उसे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसने एक लिस्ट बनाई कि उसे किन किन चीजों पर मेहनत करने की जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद उसकी लिस्ट तैयार थी। इसमें केवल उन्हीं स्किल्स को लिखा था जो उसे क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती थी। ध्रुव ने फिर से अपनी लिस्ट को पढ़ा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन रिसर्च स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी स्किल्स उसे अपने अंदर पैदा करनी थी। वो वापस अपनी क्लासरूम में आकर किताब खोलकर पढ़ने लगा कि किताब उसने कई दिनों से छुई तक नहीं थी। किताब खोलते ही उसे कई पेपर स्टार मिले। ध्रुव की समझ में नहीं आया कि ये पेपर स्टार उसकी किताब में किसने रखे। ध्रुव अच्छे से जानता था कि पैसों के पीछे सबके सामने कपड़े उतारने वाली जैस्मिन तो कभी पेपर स्टार उसकी किताब में नहीं रखेगी, पर अगर जैस्मिन नहीं तो और कौन। ध्रुव ने उन पेपर स्टार में से एक को उठाकर खोला तो अंदर लिखा था, मेरा प्यार तुम्हारे लिए भले ही आज धूल में पड़ा है, पर एक दिन ये सारे आसमान को सजा देगा। इसे देखकर ध्रुव हैरान था। ऐसा कौन है जो ध्रुव को यह सब लिख कर दे रहा है। ध्रुव ने एक और पेपर स्टार को खोला। उसमें लिखा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ध्रुव ने तीसरे पेपर स्टार को खोला। उसमें लिखा था, तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा था, इससे तुम्हारी स्माइल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर तुम्हारी स्माइल कभी देखने को नहीं मिलती। इसी तरह एक एक कर ध्रुव ने कई सारे स्टार्स खोले। हर एक स्टार में उसे कुछ न कुछ लिखा मिल रहा था। शायद किसी ने ध्रुव को रोज एक स्टार दिया था। इन स्टार्स के कारण सारा दिन ध्रुव कुछ पढ़ नहीं पाया। उसका सारा दिन इन पेपर स्टार्स को पढ़ने में बीत गया।
सारे पेपर स्टार्स को पढ़ने के बाद ध्रुव का दिल इमोशन से भर गया। स्टार्स में काफी रोमांटिक और हार्ट टचिंग मैसेजेस थे, जिन्हें पढ़ने के बाद ध्रुव का दिल काफी देर तक धड़कता रहा। ध्रुव जब क्लास से बाहर निकला तो शाम हो गई थी और आज उसे तृप्ति और लकी के साथ ले मेरिडियन डिनर करने के लिए जाना था। ध्रुव इसे जरूरी नहीं समझता था, पर यही वो जगह थी जो ध्रुव को प्रैक्टिकल दुनिया से रूबरू करवाती थी। ऐसी जगह जाकर ही वो इंसल्ट और अप्रिसिएशन को पास से महसूस कर सकता था। अगर वो चाहे तो आज ही ले मेरिडियन को खरीद ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो बस देखना चाहता था कि लकी क्या चालें चलता है और ध्रुव इस पर कैसे रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये छोटे छोटे झगड़े ही उसे आखिर में एक विजेता बनाएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली को पाएगा। निहाल से बात करने के बाद ध्रुव का दुनिया देखने का तरीका ही बदल गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर काफी सारी मोटरसाइकिल्स खड़ी थीं। इस समय ये काफी आम हो गया था। दिल्ली के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल्स को हायर करना आसान था, इसे मोटर टैक्सी कहते थे। ध्रुव ने एक राइडर से बात की जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होगी। राइडर ने भी ध्रुव से पोलाइटली बात की और कुछ देर के नेगोशिएशन के बाद ध्रुव उस राइडर के पीछे बैठा ले मेरिडियन की तरफ चल दिया। मोटरसाइकिल राइडर ने ध्रुव से काफी कम दाम लिए थे और ध्रुव उसको कुछ टिप देना चाहता था, पर उस शख्स ने ध्रुव को मना कर दिया। तो ध्रुव ने उसे किसी दिन ले मेरिडियन में डिनर करने का ऑफर दिया, जिस पर वो तैयार हो गया। दरअसल मुझे 2 लड़कों ने एक साथ इस डिनर में इनवाइट किया है। अब मैं अकेले तो आ नहीं सकती थी, तो इसलिए तुझे तो मेरा साथ देने आना ही होगा ना। आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है। तृप्ति अपने साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड आभा को भी साथ लाई थी। आभा तृप्ति के साथ योगा क्लास अटेंड करती थी। दोनों लड़कियां कमाल की सुंदर थीं। दोनों की हाइट भी सेम थी। आभा और तृप्ति ले मेरिडियन के बाहर फाउंटेन के सामने खड़ी होकर होटल और फाउंटेन के अलग अलग एंगल से सेल्फी ले रही थीं। दोनों को देखकर होटल के आते जाते गेस्ट्स रुक कर उन्हें देखने लगते थे। आज लकी के कहने पर तृप्ति को ना चाहते हुए भी आना पड़ा। साथ में उसे रिक्वेस्ट ध्रुव ने भी की थी। अभी लकी और ध्रुव पहुंचे नहीं थे, इसीलिए दोनों ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही थी। आभा ने तृप्ति से पूछा, क्योंकि तू है ही इतनी सुंदर कि लड़कों की लाइन लग जाए। पर सच सच बता, वो दोनों कौन हैं जिन्होंने तुझे यहाँ डिनर के लिए इनवाइट किया है? अभी तृप्ति कुछ जवाब देती तभी एक Audi A7 होटल के गेट के सामने आती हुई दिखी। आभा ने कार को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आंखें मटकोते हुए कहा, लगता है काफी पैसे वाली पार्टी है। अच्छा किया तूने मुझे बुलाकर। पर वो दूसरा कौन है? तृप्ति ने आभा को देखकर बगैर टालम टोल कर सीधे जवाब दिया, वो ध्रुव है। ध्रुव का नाम सुनते ही आभा का मुंह बिगड़ गया। जो तेरी क्लास में पढ़ता है वही ध्रुव, जिसे सब स्पाइनलेस ध्रुव कहते हैं। आभा ध्रुव के नाम से इतना चिढ़ती थी, लग रहा था जैसे वो अभी ही डिनर छोड़कर चली जाएगी। पर तृप्ति लोगों को ऐसे जज नहीं करती थी, इसलिए तृप्ति ने पूछा, आभा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुझे ध्रुव से क्या नफरत है? तृप्ति के सवाल पर आभा ने कहा, तृप्ति, तुझे शायद पता नहीं, पर छोड़, जाने दे। सुनकर तुझे बुरा लगेगा। ऐसा लगा जैसे वो ध्रुव के बारे में कुछ जानती है, पर तृप्ति को ठेस ना पहुंची, इसलिए कुछ नहीं कहा। नहीं आभा, मुझे बुरा ध्रुव के लिए नहीं, तेरे लिए लगेगा। तू अगर उसके बारे में कुछ जानती है तो उसे सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि वो एक सिंपल फैमिली से आता है और अपने लिए जो जरूरी हो वो करता है। तृप्ति दिल से अच्छी थी। वो लोगों को उनके फैमिली बैकग्राउंड या इकोनॉमिक स्टेटस से जज नहीं करती थी। ध्रुव थोड़े गरीब परिवार से था, पर तृप्ति को वो काफी स्मार्ट लगता था। बस ध्रुव को अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता था, और इसका कारण भी उसका फैमिली बैकग्राउंड था। तृप्ति की बात सुनकर आभा ने कहा, बात वो नहीं है कि वो गरीब है या नहीं, बात यह है कि वो हमारे सुपरमार्केट से फ्री फूड सैंपल तक चुरा कर ले जाता है। वो चोरी करता है। आभा किसी भी सूरत में ध्रुव को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। आभा के पापा एक सुपरमार्केट चेन के मालिक थे और उनकी एक सुपरमार्केट में कोई शख्स फ्री फूड सैंपल चुरा रहा था।
बाद में पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। आभा पहले से ही उससे नफरत करती थी और ये पता चलने के बाद तो वो ध्रुव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। अभी दोनों कुछ और बातें करती कि तभी लकी भी वहां आ गया। लकी ने केवल तृप्ति को बुलाया था, पर यहाँ तो आभा भी साथ में ही थी। दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो मन ही मन खुश हुआ। हेलो तृप्ति और आभा, क्या बातें हो रही हैं? आभा ने लकी को देखा तो खुशी से उससे बात करने लगी। आभा को लकी पसंद नहीं था, पर अगर उसके सामने दो चॉइसेस हों, लकी और ध्रुव, तो लकी लाख गुना बेहतर था। आभा की तरफ से थोड़ा हिंट मिलते ही लकी शुरू हो गया। चलो चलते हैं, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। आज तुम लोगों को एक शानदार डिनर कराता हूँ। दरअसल लकी इतने महंगे होटल में कभी नहीं आया था। वो बस ऑनलाइन कुछ जानकारी निकालकर सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, पर तृप्ति अभी जाने को तैयार नहीं थी। रुको, ध्रुव को भी आने दो, तृप्ति ने कहा। तृप्ति के इतना कहते ही लकी शुरू हो गया। वो यहाँ कैसे आ पाएगा? इसकी इतनी हैसियत है ही नहीं कि यहाँ आए, और टाइम भी तो देखो, हम लेट हो रहे हैं। लकी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी तृप्ति और आभा को मना ले और ध्रुव के बगैर ही होटल में चले, पर तभी ध्रुव भी वहां आता है। ध्रुव एक मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर आया था। उसे देखकर आभा की नफरत उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी और लकी उसका मजाक उड़ाने लगा। तृप्ति, उसे देखो, वो शायद अपने पापा के साथ आया है। अब समझ में आया वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पापा ही असली लूजर हैं। और देखो तो, वो अपनी मोटरसाइकिल को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो तुम्हें ये जताना चाहता है कि वो मोटरसाइकिल से आया है। शायद वो छिपाना चाहता है कि उसके पापा इतने बूढ़े हैं। लकी ने जब ध्रुव को पार्किंग लॉट से बाहर आते देखा तो दूर से ही हाथ हिलाकर चिल्लाया, ध्रुव, यहाँ इस तरफ आओ। ध्रुव ने दूर से ही तृप्ति और लकी को देख लिया था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आभा भी वहां होगी। ध्रुव के आते ही लकी ने पूछ लिया, इतना लेट कैसे हो गए, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ध्रुव ने लकी को देखकर हैरानी से कहा। पापा? ध्रुव को इतना हैरान देखकर लकी ने कहा, इतना भी मत बनो। क्या तुम अपने पापा की मोटरसाइकिल से यहाँ नहीं आए हो? पर तुम्हारी मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है। ध्रुव उसकी बात सुनकर हैरान था। वो मेरे पापा नहीं हैं। वो तो बेचारा एक गरीब मोटरसाइकिल वाला था। उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद करूं। ध्रुव की बात सुनकर लकी जोर से हंस पड़ा। वेल ध्रुव, शो ऑफ के चक्कर में तुम अपने पापा को पापा भी नहीं कहोगे। आभा वैसे तो ध्रुव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर जैसे ही उसने ये सुना तो वो लकी से भी तेज आवाज में ध्रुव से बोली, ध्रुव, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा तुमको पढ़ाना। आज तुम केवल हमें दिखाने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने पापा को पापा मानने को तैयार नहीं हो। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ध्रुव ने फिर से मुस्कुराकर पोलाइटली कहा, वो मेरे पापा नहीं हैं। यार कैसे कहूँ? अभी लकी कुछ कहने ही वाला था कि तृप्ति की आवाज आई। बस करो। तृप्ति के मना करने के बावजूद लकी चुप तो हो गया, पर आभा नहीं मानी। आभा ने तृप्ति को देखकर गुस्से से कहा, तृप्ति, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने इस शख्स के साथ डिनर करने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आभा की शह मिलने पर लकी भी बोलने लगा। वैसे भी लकी इतनी जल्दी ध्रुव से हार मानने वाला नहीं था। वैसे ध्रुव, तुमने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ छुपाई? अपने पापा से कहो तुम्हें लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जैसे लोग नहीं आ सकते। ध्रुव ने बहुत ही पोलाइटली कहा, मैंने मोटरसाइकिल पार्किंग लॉट में खड़ी की है, छुपाई नहीं है, और वो मेरे पापा नहीं हैं। ध्रुव की बात लकी को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ले मेरिडियन में केवल वीआईपी गेस्ट्स को ही पार्किंग मिल पाती है। लकी को अपनी इतनी महंगी कार के बावजूद यहाँ जगह नहीं मिली, इसलिए लकी फिर से ध्रुव का मजाक उड़ाने लगा। ध्रुव, तुम इग्नोरेंट ही नहीं, बड़बोले भी हो। ये ला मेरिडियन होटल है, और तुम बता रहे हो कि तुमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ के पार्किंग लॉट में खड़ी की है। लकी को पता नहीं था कि ध्रुव कितना पावरफुल था। अगर वो कहे कि मोटरसाइकिल को पार्किंग लॉट में खड़ा करो तो वो लोग मना नहीं कर पाएंगे, और अगर ध्रुव कहे कि इस होटल को ढाबे में बदल दो तो ये होटल ढाबे में बदल जाएगा। जवाब में ध्रुव ने केवल इतना ही कहा, वीआईपी एंट्री पार्किंग लॉट से ही होकर जाती है, वहीं से हम होटल में एंट्री करेंगे, इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी वहीं पार्क की। लकी ने जैसे ही वीआईपी एंट्री का नाम सुना वो चौंक गया। क्या यहाँ वीआईपी एंट्री भी है? क्या यहाँ वीआईपी एंट्री भी है? लकी के सवाल को सुनकर ध्रुव हैरान था।
क्योंकि होटल में मेंबर्स के लिए वीआईपी एंट्री थी जो पार्किंग लॉट से होकर जाती थी। बाकी नॉन मेंबर्स के लिए नॉर्मल एंट्री थी जहां जाकर वो होटल में अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सकते थे। अगर लकी को इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो डिनर कैसे कराएगा? लकी के सवाल पर ध्रुव ने जवाब दिया, हम इस होटल में केवल फ्रंट डेस्क से तभी जाएंगे जब हमें अपॉइंटमेंट बुक कराना हो, नहीं तो हमें पार्किंग लॉट वाली एंट्री से ही अंदर जाना होगा। लकी को लगा कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। वो ये देखना चाहता था कि वो अक्सर ले मेरिडियन में आता है, इसलिए उसने यहाँ के सारे मेन्यू और ड्रिंक के बारे में अच्छा रिसर्च किया था। पर उसे इतना नहीं पता था कि यहाँ नॉन मेंबर्स को बगैर अपॉइंटमेंट के बुकिंग नहीं मिलती थी। पर यह सोचने की बात है कि ध्रुव को ये सब कैसे पता है। लकी को लग रहा था कि वो तृप्ति और आभा के सामने शो ऑफ कर लेगा, पर अभी वो ध्रुव के सामने बेवकूफ साबित हो रहा है। लकी की शक्ल देखकर ध्रुव की समझ में आ गया था कि उसे कुछ जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही हीरो बन रहा है। इसलिए उसे छेड़ते हुए कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए, लेट हो गए तो रोमने कॉन्टे का जो नया बैच आया है वो खत्म हो सकता है। आज लकी की पार्टी में हम जो चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं, है ना लकी? इतना कहकर ध्रुव ने लकी की तरफ देखा। लकी कभी ले मेरिडियन होटल में नहीं गया था और उसे ये भी पता नहीं था कि रोमनी कॉन्टी की एक बॉटल की कीमत क्या है। रोमनी कॉन्टी की एक बॉटल की कीमत 30 लाख हो सकती है। इसके अलावा ध्रुव ने लकी को देखकर पूछा, बाय द वे लकी, तुम इतनी बार यहाँ आए हो तो तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड तो होगा ही। अगर मेंबरशिप कार्ड है तो हमें ज्यादा लाइन में लगकर बेमतलब का वेट नहीं करना होगा। लकी जैसे बंदे को देखकर लग रहा है कि उसके पास कार्ड होगा ही, इसलिए मैं अपना कार्ड संभाल कर वापस रख लेता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाकर वापस रख लिया। ध्रुव की बात सुनकर लकी अपना आपा खोने वाला था। वो हैरान था कि ध्रुव को इतनी जानकारी कैसे है और उसके पास सच में मेंबरशिप कार्ड भी है। अभी लकी कुछ कह पाता कि तभी एक मिडिल एज शख्स पास से गुजरा जिसके साथ आई लड़की उससे काफी कम उम्र की थी। दोनों की बातों से लग रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि उस शख्स का कहना था कि ले मेरिडियन का मेंबरशिप कार्ड लेने में जितने पैसे लगेंगे उतने में 2 BMW खरीद लूंगा। लकी ने जब ये सुना तो वो अपनी जगह बुत बना खड़ा रहा। चारों लोग उन दोनों की बात सुन चुके थे। अब लकी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकले। उसे कैसे भी यहाँ से जान बचाकर भागना था। उसने आज तक कभी इतने महंगे होटल में जाने के बारे में सोचा तक नहीं था। आज उसे समझ में आया कि महंगे होटल महंगे क्यों होते हैं। खाना पीना तो कोई भी अफोर्ड कर लेगा, पर इन चीज़ों से कैसे बचेगा। लकी ने अपनी रिसर्च से ये तो पता कर लिया था कि ले मेरिडियन होटल महंगा है, जिसे वो अफोर्ड कर सकता था, पर उसे ये पता नहीं था कि यहाँ एंट्री करने के लिए मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। काफी सोचने के बाद लकी ने कहा, तृप्ति, मुझे लगता है मेरे घर में कुछ इश्यूज हैं। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी ये पार्टी ड्यू रही, मुझे निकलना होगा। फिर कभी मैं तुमको यहाँ पर ही पार्टी दूंगा। ये कहते वक्त ही लकी गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। वो ध्रुव के सामने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लकी की बात सुनकर तृप्ति ने अपना सिर हिलाकर उसे जाने की परमिशन दे दी। तृप्ति लकी के साथ डिनर नहीं करना चाहती थी, उसे यहाँ जबरदस्ती आना पड़ा था। लकी जा चुका था। अब तृप्ति ने ध्रुव से कहा, तो हम लोगों को भी वापस चलना चाहिए। तृप्ति के इतना कहने से आभा को भी थोड़ी राहत मिली। वो ध्रुव को फूटी आंख भी नहीं पसंद करती थी। उसके साथ डिनर करना तो दूर की बात है। पर ध्रुव ने जवाब में कहा, घर हमें वापस क्यों जाना है? हम तो यहाँ डिनर करने आए थे ना। ध्रुव के इतना कहते ही आभा ने तृप्ति के कान में कहा, चुपचाप वापस चलो, मैं इसके साथ डिनर पर नहीं जाने वाली। ये खुद तो सुपरमार्केट से खाना चुराता ही है, हमसे भी बर्तन मंजवाएगा। पर तृप्ति ने उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ध्रुव से कहा, हाँ ध्रुव चलो, आभा कह रही थी उसको हॉट पॉट खाना है ना आभा? चलो चलते हैं। ध्रुव आभा के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि उसे ध्रुव का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और सभी ले मेरिडियन के डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। खाते समय ध्रुव ने तृप्ति से कहा, थैंक यू तृप्ति, तुमने सच में मेरी बहुत मदद करी। पर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए थे और इसके लिए अलीशा को बहुत बेइज्जती भी उठानी पड़ी। मैंने अपनी माँ के लिए खुद कपड़े खरीदे थे, पर फिर भी मुझे तुमको थैंक्स कहना चाहिए। अगर तुम ना होती तो मेरी माँ अपना खून बेचकर ये अलीशा को पैसे दे देती। इतना कहकर
ध्रुव ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालकर तृप्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये वो पैसे हैं जो तुमने माँ को दिए थे, प्लीज इसे रख लो। शुरुआत में तृप्ति इन पैसों को लेने के लिए जरा भी तैयार नहीं थी, पर ध्रुव के बार बार कहने पर अंत में मान गई। अंत में ध्रुव ने कहा, ठीक है, अगर तुमको कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। ध्रुव के इतना कहते ही तृप्ति ने उसे ऐसे देखा मानो कह रही हो कि इसी बात का तो उसे इंतजार था। उसने तपाक से कहा, ध्रुव, अगर ऐसी बात है तो सच में तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। कल मेरा बर्थडे है, क्या कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे घर आ पाओगी? इतना कहकर तृप्ति ने अपनी जीभ होंठों से दबा ली, जिससे वो शर्मीली, खूबसूरत और बहुत क्यूट लग रही थी। तृप्ति की बात सुनकर आभा गुस्से, नाराजगी और हैरानी से तृप्ति को देख रही थी। जिंदल फैमिली बहुत पैसे वाली फैमिली थी। उस फैमिली की बर्थडे पार्टी में वो ध्रुव को इनवाइट कर रही थी। तृप्ति के इस इनविटेशन से ध्रुव भी हैरान था। उसके मुंह से निकला, क्या